हेलो बच्चों, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स वाला यूनिट। आज आपके सामने स्क्रीन पे है, आई एम ऑन टू द सेकेंड चैप्टर, द वेरी फर्स्ट टॉपिक, डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी। बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी अंडरस्टैंडिंग है फॉर द रीजन आई शेयर विद यू शॉर्टली। सबसे पहले आई मेक यू अगेन रिविजिट द वेरी डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, ताकि मैं आपको ये क्लैरिफाई कर पाऊं कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों जरूरी है। ठीक है, तो अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू री राइट द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, जिससे बच्चों हमने शुरुआत करी थी। याद करो क्या पढ़ा था हमने। नेशनल इनकम रेफर्स टू the money value of net flow of final goods and services produced by normal residents of a country in an accounting year। ठीक है बच्चों, हमने यही डेफिनेशन करी थी और इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कर चुके हैं, इफ यू जस्ट रिविजिट दैट। हमने मनी वैल्यू किया पिछले लेक्चर में। हमने शुरुआत की थी स्टॉक फ्लो से, हमने देख लिया ये फ्लो है। हमने फाइनल गुड्स और सर्विसेज और इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज देखा, फॉर द रीजन वी नो नाउ कि यहाँ पे सिर्फ फाइनल इंक्लूड होंगे। देन वी सॉ नेट एंड ग्रॉस का कंसेप्ट, मनी वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, वी डिड ऑल दीज थिंग्स राइट। तो बच्चों डेफिनेशन के हिसाब से हमारा एक मेन कंसेप्ट बच रहा है, विच इज नॉर्मल रेजिडेंस। ठीक है, तो ये नॉर्मल रेजिडेंट क्या चीज है और इसकी क्या रेलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये पढ़ने और समझने के लिए हमें पहले कंसेप्ट पढ़ना है, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे, विच इज डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है, तो पहले ये पढ़ेंगे, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी नॉर्मल रेजिडेंस, फिर दोनों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो हमें क्यों चाहिए। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस राइट। तो आपको ये पता होना जरूरी है कि हम ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं। तो विद दिस अंडरस्टैंडिंग, अब सबसे पहले आपको मैं डेफिनेशन दिखाती हूँ यहाँ पे। तो डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी, पहली चीज यहाँ पे आपको ये बताऊं कि टेरिटरी से आपको एक चीज दिमाग में आती है, हमारी टेरिटरी मींस द पॉलिटिकल बाउंड्री राइट। तो अगर हम बात करें इंडिया के मैप की, तो हमें एक दिमाग में पिक्चर आ गई, इंडिया का मैप है। तो टेरिटरी मतलब ये हमारी टेरिटरी है, ये बाउंड्री है। जो इसके अंदर आ रहा है वो हमारा है, जो इसके बाहर जा रहा है वो हमारा नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे तभी हमने कहा दिस इज डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी। इसका जो इसकी जो कॉनोटेशन है, इसकी जो समझ है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। सो व्हाट इज अ टेरिटरी इन इकोनॉमिक टर्म्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट राइट। सबसे पहले बच्चों डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक डेफिनेशन दिखाई देगी अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस। सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन। तो डेफिनेशन यही वाली याद करेंगे, मार्क करिए इसको। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, इकोनॉमिक और डोमेस्टिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी administered by a government within which people या persons, goods and capital circulate freely। तो ये एक वो एरिया है जिसको गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है। ठीक है, तो वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट नाउ पॉलिटिकल बाउंड्री। पॉलिटिकल बाउंड्री तो है ही, उसके अलावा क्या चीजें होंगी, या जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री में है वो शायद ना इंक्लूड हो, वी लुक इनटू दोज ऑल पॉइंट्स। बट फिलहाल के लिए, टू बिगिन विथ, ये एक वो एरिया है जो गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है, जिसके अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री थिंग्स, पीपल, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली राइट। तो सिंपली बिकॉज उसको गवर्नमेंट ही एडमिनिस्टर कर रही है, गवर्नमेंट चला रही है राइट। ये डेफिनेशन बच्चों आपको याद करनी होगी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर डोमेस्टिक टेरिटरी राइट। अब हम देखते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप मार्क करेंगे, आपको टॉपिक के शुरुआत में ही मिलेगा। इफ यू जस्ट सी
इन एडिशन टू, मार्क दिस आउट, इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, तो जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है उसके अलावा डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या जुड़ेगा और क्या नहीं जुड़ेगा वो भी नीचे दे रखा है, ठीक है। तो क्या जुड़ेगा? फर्स्ट वन, ships and aircrafts owned and operated by normal residents between two or more countries। अब यहाँ बच्चों नॉर्मल रेजिडेंस का कंसेप्ट आ रहा है। आप सोचोगे वो तो हमने पढ़ा नहीं, बुक में भी वो इसके बाद दे रखा है। आप अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, रेजिडेंस, ठीक है। तो जो इंडियंस की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, शिप्स और एयरक्राफ्ट्स जो ओन्ड और ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स हैं हमारे, बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर हम कहें कि एयर इंडिया जो कि एक इंडिया की कंपनी है, एयर इंडिया का एक फ्लाइट जाती है, एक एयरक्राफ्ट जाता है इंडिया से न्यूयॉर्क, राइट, तो वापस भी आएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, सो इफ समथिंग हैपेंस, सो गवर्नमेंट इज एडमिनिस्ट्रिंग ऑल दीज थिंग्स, राइट, तो पीपल आर गोइंग देयर एंड दैट एयरक्राफ्ट विल बी कमिंग बैक, ठीक है। तो वो एयर इंडिया का जो एयरक्राफ्ट है दैट बिलोंग्स टू आवर कंट्री, वो हमारी डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी का हिस्सा माना जाएगा, ठीक। तो एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया या कोई और भी कंपनी जो भी हमारी कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, ठीक है, बिटवीन रशिया एंड जापान आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। सिमिलरली प्लेन्स ऑपरेटेड बाय सिंगापुर एयरवेज, अब सिंगापुर एयरवेज सिंगापुर की है, तो वो सिंगापुर की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, वो किसी और कंट्री में भी अगर ऑपरेट कर रहा है तो वहां में नहीं आएगा, राइट। So Singapore Airways between India and Japan are a part of domestic territory of Singapore। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। तो शिप्स और एयरक्राफ्ट्स जहां के ओन्ड हैं, जो रेजिडेंट्स उनको ऑपरेट कर रहे हैं, वो उन्हीं की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होंगे। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, fishing vessels, oil and natural gas rigs, and floating platforms operated by the residents of a country in the international waters where they have exclusive rights of operation। तो अगर मैं कहूं एग्जाम्पल के तौर पे, इंटरनेशनल वाटर्स में जहां पे हमारे पास राइट है, हमारी गवर्नमेंट के पास राइट है, वहां पे हमारे फिशरमैन अपनी बोट लगा के फिशिंग कर रहे हैं, ठीक है। या जो हम ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स की बात कर रहे हैं, तो हमारी कोई जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट से रिलायंस, राइट, सो दे आर डूइंग एन एक्सप्लोरेशन एक्सरसाइज, राइट, वेयर दे हैव द राइट्स। तो क्योंकि वो हमारे लोग हैं, हमारे रेजिडेंट्स हैं, तो जो ये फिशिंग बोट्स हैं, जो ये ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स या प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कहाँ का हिस्सा माने जाएंगे? ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही हिस्सा माने जाएंगे, ठीक है। Look at the example. For example, fishing boats operated by Indian fishermen in international waters of Indian Ocean will be considered a part of domestic territory of India। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर कहा था, जो शिप्स और एयरक्राफ्ट्स हमारे हैं, इंडियंस के रेजिडेंट्स के हैं, वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होंगे। सिमिलरली जो हमारे फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा माना जाएगा, ठीक। थर्ड पॉइंट नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट, embassies, consulates and military establishments of a country located abroad। अब ये तीन चीजें ही बच्चों ऐसी हैं जो कि ज्यादातर बाहर लोकेटेड रहेंगी, बट दे आर अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो एम्बेसी क्या होती है? जैसे इंडियन एम्बेसी, राइट, तो यू मस्ट हैव सीन, जैसे दिल्ली में भी द चाणक्यपुरी वाला एरिया वेयर दी फॉरेन एम्बेसीज आर देयर। तो एम्बेसी का रोल क्या होता है? अपने नेशनल इंटरेस्ट को वहां पे प्रमोट करना, ठीक है। कॉन्जुलेट क्या होता है? जो हमारे कॉन्सल्स होते हैं, जो डिप्लोमैट्स होते हैं, उनका जो वहां पे घर है, दैट इज अगेन बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने उनकी वहां पे वो रेंटेड होता है, उनके रहने की जो उनकी अकोमोडेशन है उसका अरेंजमेंट कर रखा है, राइट। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हमारी कंट्री की जो भी बाहर है, तो वो किसके लिए काम कर रही है? वो हमारे लिए काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है, ठीक है, अंडर दी गवर्नमेंट। सो एम्बेसीज, जो हमारी एम्बेसीज हैं, हमारे कॉन्सुलेट्स हैं, वेयर आवर डिप्लोमैट्स आर स्टेइंग आउटसाइड इंडिया। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो हमारी कहीं भी हैं, वो कहाँ का हिस्सा है? हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का, सिंपली बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर अस
under the administration of Indian government, right? For example, so if you just see over here, for example, Indian embassy in Russia is a part of domestic territory of India. तो जैसे ही मैं देखूं इंडिया की एम्बेसी, इंडिया की कॉन्सुलेट किसी भी कंट्री में, तो इंडियन एम्बेसी से न्यूयॉर्क, इंडियन एम्बेसी इन जापान, इन सिंगापुर, इंडियन एम्बेसी देखी आंख बंद करके वो किसका हिस्सा है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दीज थ्री थिंग्स। तो क्या तीन चीजें बच्चों ने पढ़ी हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो होंगी ही होंगी, उसके अलावा क्या काउंट होगा, हमने तीन पॉइंट्स पढ़े। तो अगर 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आ जाता है, हालांकि इस पे थ्योरी क्वेश्चन एज सच रटा रटाया वाला कम आता है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच आई जस्ट डिस्कस आफ्टर दिस। तो आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, आपको उसको बताना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना, आई टॉक अबाउट द अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस एज वेल। सो तीन चीजें हमने बात की, शिप्स और एयरक्राफ्ट जो हमारे रेजिडेंस के हैं और वो ऑपरेट कर रहे हैं, वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होंगे। हमारे फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स जो हमारे रेजिडेंट्स चला रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल वाटर्स में, वो हमारी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होंगे। और हमारी एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स anywhere outside India are a part of our domestic territory। ठीक, पर क्या नहीं होगा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके सामने है, जस्ट लेट मी शो यू द कंप्लीट पिक्चर। सो 2 पॉइंट्स बच्चों आपको मिलेंगे यहाँ पे। सो क्या नहीं होगा, जस्ट लुक ओवर हियर। So just see, first one, what will not be included? Just give me a sec. Why is this coming over here? Okay, let me ignore this. So first one, so domestic territory does not include, क्या नहीं include होगा बच्चों इसमें, embassies, consulates and military establishments of a foreign country। लॉजिक बिल्कुल सेम है। अगर मैं कहूं इंडिया की एम्बेसी कहीं बाहर लोकेटेड है, रशिया, जापान, सिंगापुर, यूएस, कहीं भी, वो कौन चला रहा है, हमारी गवर्नमेंट चला रही है, उसको एडमिनिस्टर कर रही है, वो हमारी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होंगे। सिमिलरली अगर मैं कहूं जो फॉरेन एम्बेसीज हैं, जापान की एम्बेसी हियर, चाइना की एम्बेसी यहाँ पे, कोई भी फॉरेन एम्बेसी, कॉन्सुलेट या उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो हमारी लैंड पे लोकेटेड है, वो उनकी गवर्नमेंट चला रही है, उनके लिए काम कर रहे हैं, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से एक्सक्लूड हो जाएंगे। वो कहां पे काउंट होंगे, उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी में। ठीक, सो फॉर एग्जाम्पल जापानीज एम्बेसी इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान। यही चीज मैंने आपको बताई कि अगर जापान की एम्बेसी यहाँ पे है या चाइना की एम्बेसी यहाँ पे है, वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा, ना कि हमारी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, सो दिस अगेन विल नॉट बी इंक्लूडेड। क्या नहीं इंक्लूड होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, आईएलओ, कोई भी फॉरेन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का जो ऑफिस है, अगर मैं कहूं डब्ल्यूएचओ का ऑफिस दिल्ली में लोकेटेड है, तो वो कहीं भी किसी भी कंट्री में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी लोकेटेड है, वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होगा। इनको इंटरनेशनल एरिया में काउंट करते हैं, ये किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होते। ठीक है, located within the geographical boundaries of a country. So international organizations are not included in the domestic territory of any country. I hope we are clear with this. ठीक है बच्चों, सो डोमेस्टिक टेरिटरी आई होप हमें समझ आ गया, राइट। और इसके अलावा एक चीज आपको साफ यहाँ पे बताऊंगी, इससे पहले आपको मैं एग्जांपल्स दिखाऊं। सबसे पहली चीज समझने के लिए हमेशा, ठीक है, समझने के लिए एक चीज याद रखना, लोकेशन, लोकेटेड कहाँ है। तो जब भी मैंने सोचना है, मेरे को जैसे ही किसी ने पूछ लिया क्या ये डोमेस्टिक, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा,
क्या ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। तो मैंने सोचना है वो लोकेटेड कहाँ है। तो अगर वो लोकेटेड हमारी कंट्री में है, सो इफ इट इज लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज एम्बेसीज कॉन्सुलेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, देन इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी। ये चीज याद रखना, क्योंकि अभी आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगी, इससे पहले ही ये मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ यहाँ पे, ताकि आपको क्लैरिटी हो। ठीक है, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता। सिर्फ ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे याद रखो समझने के लिए, कि फॉरेन एम्बेसीज कॉन्सुलेट्स मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स नहीं आएंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगी। उसके अलावा जो भी हमारी लैंड पे लोकेटेड है, ठीक है, चाहे वो कोई फॉरेन कंपनी है, चाहे वो एमएनसी है, चाहे कोई फॉरेन बैंक है, वो हमारी लैंड पे लोकेटेड है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। ठीक, आई होप दिस विल हेल्प यू। सो लेट मी टेक यू थ्रू द एग्जाम्पल्स नाउ। सो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, सो लेट मी हाइड द आंसर्स। ठीक, सो टेस्ट योर सेल्फ। सो यहाँ पे अब देखो आपको क्या पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपके सामने 9 एग्जाम्पल्स है, इनमें से डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आएगा ये पूछा है। ठीक है, फर्स्ट वन, एन इंडियन कंपनी इन लंदन। ठीक, अब यहाँ पे पहली चीज ही बच्चों को कंफ्यूजन होगी, कंपनी तो इंडिया की है ना, ठीक है, तो कोई इंडियन इसका ओनर होगा, तो ये कंपनी चाहे लंदन में है या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। ठीक, इसीलिए मैंने आपको पहले ही वो पॉइंट बोल दिया, लोकेशन कहाँ है। लोकेशन देखो, टेरिटरी याद रखो। ठीक, तो लोकेशन कहाँ है, लंदन में है, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। और लिखेंगे भी क्या, यही एक लाइन लिखेंगे, बिकॉज इट इज सो नॉट काउंटेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया एज इट इज लोकेटेड इन लंदन, या इट इज नॉट लोकेटेड इन दी विद इन द पोलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये नहीं आएगा। दूसरा देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोई भी एमएनसी इंडिया में लोकेटेड है, ठीक है, उसका ऑफिस इंडिया में है, तो चाहे फॉरेन कंपनी है, राइट, इट्स अ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फर्क है बच्चों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीनेशनल कंपनी में, कॉर्पोरेशन में फर्क है, राइट। सो प्लीज रिमेंबर दैट। सो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस चाहे इंडिया में है, कहाँ पे लोकेटेड है, इंडिया में, राइट। तो लोकेशन से जज करना है हमेशा, बड़ी सिंपल सी चीज रहेगी, कंफ्यूज नहीं होगे कभी भी। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस इंडिया में लोकेटेड है, तो कहाँ काउंट होगा, दिस विल बी काउंटेड, दिस विल बी कवर्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया एज इट इज लोकेटेड इन, पूरा लिखो तो, पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। ठीक है, राइट। थर्ड वन, सो ये होगा। तीसरा एग्जाम्पल है बच्चों, कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय अ जापानीज। ओनरशिप से फर्क नहीं पड़ रहा, ओन्ड बाय अ जापानीज, ओन्ड बाय अ चाइनीज और रशियन, डज नॉट मैटर। कंपनी लोकेटेड कहाँ है, कंपनी इन इंडिया। फिर से लोकेशन के बेसिस पे कहाँ पे आएगी, तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट भी तो एक फॉरेन, इट्स ओन्ड बाय अ फॉरेनर, राइट। सो सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट अ कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय अ जापानीज, तो ये कहाँ पे आएगी, ये भी हमारी कंट्री में ही आएगी, बिकॉज लोकेशन यही की है। ठीक है, सो दिस विल बी काउंटेड फॉर द सेम रीजन एज इट इज लोकेटेड इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। ठीक, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। Look at the fourth one. Office of Reliance Industries in New York. Reliance Industries इंडिया की कंपनी है, पर ऑफिस कहाँ है बच्चों, न्यूयॉर्क में है। तो क्या हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री में आ रहा है, क्या हमारे यहाँ पे लोकेटेड है, नहीं, इसीलिए ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं काउंट होगा। ठीक है, रीजन यही वाला आ जाएगा, सो इट इज लोकेटेड आउटसाइड द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, न्यूयॉर्क में। ठीक, नेक्स्ट वन, सो ये नहीं आया। पांचवा देखते हैं, ब्रांच ऑफ अ फॉरेन बैंक इन इंडिया। अभी जब मैंने आपको लोकेशन वाला पॉइंट बोला था, तब भी मैंने आपको कहा किसी भी फॉरेन कंपनी या फॉरेन बैंक लोकेटेड इंडिया में, लोकेटेड कहाँ है, इंडिया में, तो कहाँ पे काउंट होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया की। ठीक है, सो ब्रांच ऑफ अ फॉरेन बैंक इन इंडिया will be counted, right? So this will be counted in our domestic territory
for the same reason as it is located in the political boundaries of India. ठीक है. नेक्स्ट, इंडियन एम्बेसी इन जापान. ये तो हम बच्चे पॉइंट्स में ही पढ़ा था. तीसरा पॉइंट याद करो. जैसे ही कहा था एम्बेसी, देखो इंडिया की एम्बेसी वर्ल्ड ओवर कहीं भी है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है, राइट. सो इंडियन एम्बेसी इन जापान विल बी अ पार्ट या इज कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. यहाँ पे आप क्या लिखेंगे रीजन में? एज. सो दिस विल बी काउंटेड एज इट इज administered by, as it is administered by the government of India. I hope you are clear with this. ठीक है, वो हमने डेफिनेशन से उठाया. सेवेंथ वन, ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. एसबीआई की ब्रांच है चाइना में. एसबीआई इंडिया का बैंक है, कंफ्यूज नहीं होना. लोकेटेड कहाँ है? फिर से लोकेटेड कहाँ है? चाइना में. तो क्या इंक्लूड होगा? नहीं होगा. ठीक है, क्यों नहीं होगा? सेम रीजन, एज इट इज located outside the political boundaries of India, that is in China. ठीक है. नेक्स्ट वन, रशियन एम्बेसी इन इंडिया. रशिया की एम्बेसी इंडिया में है. तो हमने क्या पढ़ा था? कोई भी फॉरेन कंट्री की एम्बेसी हमारे यहाँ पे होगी तो वो उनकी कंट्री में काउंट होगी, वो हमारी कंट्री का हिस्सा नहीं है, राइट. तो ये भी काउंट नहीं होगी बिकॉज. तो यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे? एज इट इज. आप यहाँ पे दो चीजें लिख सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं एज इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ रशिया. ठीक है, या एज इट इज नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इट विल बी काउंटेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ रशिया. ठीक है. नेक्स्ट वन, सो ये काउंट नहीं होगा. नेक्स्ट, टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका. तो इसको ध्यान से पढ़ो ब्रेक करके. टाटा जो कि इंडिया की कंपनी है, रेंटेड इट्स बिल्डिंग, उसकी बिल्डिंग, टू गूगल जो कि एक फॉरेन कंपनी है, इन अमेरिका. टाटा ने अपनी बिल्डिंग गूगल को रेंट की. कहाँ पे? अमेरिका में. अब यहाँ मेन चीज क्या आपने पकड़नी है? डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट है, हमने एक ही चीज पे फोकस रखना है, लोकेशन. तो लोकेशन क्या है बच्चों? अमेरिका. क्या ये बिल्डिंग, क्या ये ऑफिस, चाहे जिसने जिसको भी दिया, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ये हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज में इंक्लूडेड है ही नहीं, राइट. सो रीजन सेम आ जाएगा. इट विल नॉट बी काउंटेड एज इट इज नॉट इन दी पोलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया. आई होप यू आर क्लियर विद दिस, राइट. सो अगर आप वेरीफाई करें अपने आंसर्स तो आई हैव नॉट नोटेड डाउन दी आंसर्स, बट अब मैंने वो रब कर दिया, राइट. बट स्टिल यू कैन जस्ट सी. सो हमने क्या मार्क करा था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया. व्हाई दिस थिंग इज कमिंग? ओके, लेट मी इग्नोर दिस. सो सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स. सो यू कैन वेरीफाई योर आंसर्स. बच्चों हमने यही मार्क करे थे, राइट. तो बार बार आपको एक ही चीज याद दिला रही हूं, लोकेशन इज द कीवर्ड. ठीक है, तो लोकेशन याद रखनी है. जोन सी बिल्डिंग, जोन सा ऑफिस, कुछ भी जो हमारी लैंड पे लोकेटेड है वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा. हूसोएवर बी दी ओनर, एक्सेप्ट फॉर फॉरेन एम्बेसीज, एक्सेप्ट फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. और हमारी एम्बेसी, हमारे कॉन्सुलेट, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहीं भी बाहर है वो हमारी कंट्री में काउंट होगी, सिंपली बिकॉज it is being administered by the government of India. I hope you are clear with this, right. डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट समझ आ गया अच्छे से. सो अब आपको रेलेवेंस बताती हूँ. यहाँ पे हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी बच्चों हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो भी इनकम जेनरेट होगी डोमेस्टिक टेरिटरी में, इनकम जेनरेटेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी. This box is irritating me. I'm not able to just, close this. Never mind. Income generated in domestic territory of a country is termed as domestic income. Domestic territory, domestic income. सिंपल सी चीज. ठीक है, तो आपको याद होगा जब हमने फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स पढ़े थे,
तभी हमने कहा था कि फाइनल नेशनल में और डोमेस्टिक इनकम में काउंट होंगे, इंटरमीडिएट किसी में भी काउंट नहीं होंगे। डोमेस्टिक इनकम का रेफरेंस आया एक दो बार, राइट। तो अब इसको और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए इस टॉपिक की रेलेवेंस इतनी है, जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन हो रही है, जो डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम जनरेट हो रही है, दैट इज टर्म्ड एज डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम से ये डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है हम इसको तब पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे जब हम नेशनल के कंसेप्ट पे जाएंगे, जो कि हम समझ पाएंगे थ्रू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंस, राइट। फिलहाल के लिए इतना ही याद रखो। सो इनकम जनरेटेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी इज टर्म्ड एज डोमेस्टिक इनकम। ठीक, आई होप वी आर क्लियर विद दिस, राइट। Okay. So, having done the concept of domestic territory, I'll end this lecture over here. Next lecture में बच्चों हम करेंगे नॉर्मल रेजिडेंस का कंसेप्ट, इसके साथ जोड़ेंगे, और तब हमारा कंप्लीट हो जाएगा नेशनल इनकम का डेफिनेशन, राइट, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इट। ठीक है, सो आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आई होप यू रिवाइज दिस, एंड I sincerely hope you have understood what we have done today. ठीक, so thank you so much for today.